नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। हम बनारस में मौजूद हूं मैं इस वक्त, और मैं क्या कहूं आपसे, ये मेरी जन्मस्थली है, यहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैं भी एक बनारसी हूं। बड़े अरसे बाद, बहुत सालों के बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत मैंने छोटी उम्र में सीखा। आज ढोलक बजाने का मौका हासिल हुआ काशी की इस नगरी में। हम लोग इस बरगद के पेड़ की छांव में धूप से बचकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारा मकसद है बनारस पर बात करना, बनारस को समझना, बनारस की बातें करना, उसकी बदलती हुई सियासत पर चर्चा करना। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई पार्टी का नुमाइंदा मेरे साथ इस कार्यक्रम में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत पहुंचे हुए, बहुत जानकार लोग हैं बनारस के शहर के हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद। और ख़ास एक बढ़िया यहाँ के नौजवानों के गाने वालों का भी इंतज़ाम किया है। इसको आप अमलेश और केडी का बैंड कह सकते हैं, बनारसी स्वरूप का अमलेश और केडी का बैंड कह सकते हैं। चुनाव है, मस्ती का शहर है, मौज का शहर है, गंगा की नगरी है, ये काशी है। शुरुआत सिर्फ कबीरदास जी के एक दोहे से मैं करना चाहूँगा, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सुन रहे हैं नेतागण जो यहाँ आ रहे हैं और इतने दिनों से वोट मांग रहे हैं, तो ये उनके लिए। लेकिन सबसे पहले जरा संगीत का, ये जो पारंपरिक ढोलक बजाने वाले हैं उनको मैं ये ढोलक कहूँगा मुझसे ले ले, और जरा संगीत का कस के आनंद लिया जाए, फिर बातचीत शुरू की जाएगी। बहुत कुछ है बताने के लिए बनारस के एक खास कार्यक्रम। आइए भाई साहब, ये लीजिए। तो ये मैं उनको दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी आपको अंत में बजा के सुनाऊंगा वापस, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, क्या सुनाएंगे? अमलेश और केडी जी का बैंड है हमारे साथ। इस समय जो पूरा माहौल चल रहा है, हाँ, चुनावी माहौल चल रहा है, हाँ, तो काशी भी पूरा रंग में रंग गया है। काशी में फिर भी काशी अपने में मस्त है, हाँ, और व्यस्त है। हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, हमारे केडी जी ने लिखा है, हमारे बीच में गीतकार हैं। हाँ। लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, मचल संग्राम देखा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, मचल संग्राम देखा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। सपा देने लगी सफाई, भाजपा ने की रुसवाई, सपा देने लगी सफाई, भाजपा ने की है रुसवाई। कांग्रेस बसपा सब ने छला है, कांग्रेस बसपा सब ने छला है, और आपकी हो रही बुराई। कौन बनेगा देश का पीएम, कौन बनेगा देश का पीएम, राहुल मुलायम की मोदी में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, मचल संग्राम देखा इंडिया में, कुर्सी के खातिर केडी होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। अरे वाह, ये देखिए, ये है काशी की मौज, काशी की मस्ती। हम सारनाथ में मौजूद है, बरगद के पेड़ की छांव में, जहाँ से निकलती है बात। मौज का शहर है, मस्ती का शहर। अब आप लोगों को हमारे बहुत ही खास मेहमानों से मिलाओ। पंडित जी श्रीकांत मिश्र जी, ये मुख्य पुजारी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। और देखते, जब बड़ा बड़ा विज्ञापन देखते हैं ना, काशी बुला रही है, लोग काशी को सियासी तौर पर बेच रहे हैं,
ये लोग हैं जिनका सम्मान होता है इस शहर में। अजय हमारे कमाल के जर्नलिस्ट हैं, एकदम जैसे कहते हैं काशी को रोम रोम से समझते हैं। खबरों और संस्कृति के बीच संगीत और संस्कृति का है मेरा काशी। अजय उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। दीपक साहब हमारे साथ बनारस का एक बहुत बड़ा कैंपेन इन्होंने लीड किया था, तो उस कैंपेन के बारे में हम बात करेंगे। आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं, वो एक एजुकेशनिस्ट है, एक शिक्षा विद है, पढ़ाई लिखाई के स्तर से। तो हमने कहा जरा बनारस आपको बनारसी तरीके से दिखाया जाए। वैसे तो टेलीविजन पर अलग अलग रूप स्वरूप में बनारस दिखाने की होड़ लगी हुई है। गमछा मेरे साथ इस गर्मी में भी साथ दे रहा है, गुजरात से ये यात्रा कर रहा है मेरे साथ। मैं सबसे पहले पंडित श्रीकांत मिश्र जी से शुरू करूंगा कि जब सियासी पार्टियां बनारस को बेचती हैं और जिसे कहते हैं हवाई जहाज से लैंड करके बनारस से जुड़ने का, बनारसी होने का, गंगा का, काशी का, ये सब का नाम लेने लगती है, तो पंडित जी आपको कैसा लगता है? बनारसी लोग इस बात को बड़े हल्के में लेते हैं। बड़े हल्के में लेते हैं क्योंकि बनारस जो है मौज मस्ती का शहर है। हाँ। और यहाँ की बोल चाल में हाँ। का राजा और का गुरु बोलने की परंपरा है। हाँ। तो यहाँ का हर व्यक्ति राजा होता है और हर व्यक्ति गुरु होता है। हाँ। वो किसी को न राजा बनाता है, न स्वीकार करता है, न किसी को गुरु मानता है। हाँ। क्योंकि अल्हड़ मस्ती और आनंद का शहर है। 7 वार में 9 त्योहार की परंपरा वाली काशी है। हाँ। तो यहाँ का हर व्यक्ति बड़े मौज में, आनंद में। काशी का हर कंकर शंकर। हाँ। तो यहाँ सर्वत्र शिव का साम्राज्य है। हाँ। और भगवान विश्वनाथ जो यहाँ के अधिपति हैं, देवाधिदेव, हाँ। वो केवल भगवान नहीं है यहाँ के व्यक्ति के लिए, हाँ। अपितु यहाँ के व्यक्ति के लिए घर का सबसे बड़ा मालिक, क्योंकि बाबा के रूप में उनको बुलाया जाता है। तो भगवान विश्वनाथ के दरबार में वो हाजिरी भी लगाता है और वो अपना समझता है, वो ये अधिकार समझता है कि हमारे परिवार के मुखिया हैं, जो यहाँ के अधिपति हैं, अधिनायक हैं, संचालक हैं, अधिष्ठाता हैं। तो ये लोकतंत्र का जो पर्व है, जैसे अन्य त्योहार लोग मनाते हैं, होली, दिवाली, उसी तरह से इस त्योहार को भी मना लेते हैं। कौन आएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इन सब चीज़ों से काशीवासियों का कोई सरोकार नहीं रहता है। यही कारण है कि काशी का विकास नहीं। वोट तो सबको चाहिए ना, काशी वासियों का वोट तो सबको चाहिए, उसी की तो सारी मारामारी हो रही है। नहीं, वोट चाहिए, लेकिन काशी वासियों का इन बातों से कोई सरोकार नहीं है कि कौन बिजली देगा, कौन पानी देगा, कौन सड़क देगा। यहाँ सड़क पे जब जाम लगता है तो लोग गलियों में जाते हैं। कई बार जब गलियों में भी जाम लगता है तो दूसरे के छतों पर से भी कूद के नीचे उतर जाते हैं लोग। तो यहाँ पर अपने से बैलेंस कर लेते हैं और किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। अजय, किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती। पंडित जी ने तो बड़े बड़े नेताओं के पूजा और अभिषेक कराया है काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो आते हैं फिर तो बाबा के दरबार में ही सर झुकाते हैं। तो फिर ये सियासी नौटंकी इतनी क्यों? देखिए, जो इन्होंने बताया उसमें एक बात आगे बढ़ा दें कि बनारस में एक शब्द है। हाँ। एक शब्द जो यहाँ के रोम रोम में बसा हुआ है। हाँ। वो शब्द है जायद। हाँ। जायद यानी लिव इट, छोड़ने की प्रवृत्ति है। जायद। हाँ। अगर किसी से झगड़ा हो गया, कुछ कहिलन तो जायद यार जायद, 4 लोग समझाने वाले आ जाएंगे कि जायद। लेकिन जो ये सियासी पार्टियां हैं यहाँ पर आती हैं, ये हमेशा आकर के जिस तरीके के वादे करते हैं, आप देखिए जैसे कि हर पोस्टों में इस समय सिर्फ गंगा बिक रही हैं, हर पोस्टों में बनारस के वो घाट बिक रहे हैं। किसी ने कहा कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन गंगा का क्या दुख है वो आप नजीर के इस लाइन से भी आप समझ सकते हैं कि लहराते दबे पांव चली जाती है गंगा, क्या जानिए क्या गाती है गंगा, जा जा के मेरे पास पलट आती है गंगा, मिलते हैं जो अफसाने वो दोहराती है गंगा। क्या बात तो गंगा इन सियासी पार्टियों के जो हमेशा से सिर्फ गंगा को छला गया है उसकी एक उपेक्षा बताती है। इन्होंने नजीर बनारसी साहब की लाइनें पढ़ी। तो जो आप लोगों ने कैंपेन चलाया बनारस को बचाने के लिए, तो ये सब नेता नहीं समझते या इनको लगता है कि सारी पार्टियों के, जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल है, ये भाग के आए, दिल्ली की सरकार छोड़ी, ये बनारस आ गए। ये बनारस क्यों आए? क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे। मतलब एक तरह से सियासी मजाक है। सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है इस वक्त 2014 के चुनाव के देश में, लेकिन साथ में बनारस वासियों पर एक किस्म का मजाक नहीं हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं पंडित जी से इत्तेफाक भी करूंगा इस बात का। हाँ। कि हर हर महादेव, यानी हर व्यक्ति के अंदर महादेव हो,
ये नारा तो शुरू से है बनारस का। हाँ। और एक और नारा है, बना रहे बनारस। हाँ, मैं कहना बना रहे बनारस। साथ साथ बनारस की डेवलपमेंट और एजुकेशन भी थोड़ी बहुत आती है। हाँ। क्योंकि अब समय बदल रहा है, बनारस भी बदल रहा है, बनारस को विकास भी चाहिए। हाँ। पिछले कई सालों से, कई दशकों से बनारस को छला जाता रहा। अंतोतगत्वा हम लोगों ने हाथ उठा के कहा कि आप बाबा विश्वनाथ जो हमारे परिवार के मुखिया हैं वही हमें बचाएंगे, और हुआ भी वही। बाबा विश्वनाथ ने यहाँ इलेक्शन ऐसी ला दी कि यहाँ आप समझ लीजिए जैसे कोई लावारिस बच्चे को बहुत सारे रिश्तेदार अचानक मिल जाते हैं। चाचा आ जाओ, ताऊ आ जाओ, टॉफी खा लो बेटा, कल मैं तुम्हें किताब दूंगा, परसों तुम्हें फलानी चीज ला दूंगा। तो बनारस को बहलाने फुसलाने में पूरा हिंदुस्तान इस समय लगा हुआ है। आलोक जी, क्या लगता है आपको, जो आपने तीनों लोगों को सुना, आपके भी विचार वही है? देखिए, जहां तक बनारस की बात है तो नाम ही इसका ऐसा है कि बना हुआ रस। आपको केवल एंजॉय करना है। जो आजकल की सियासत के लिए जो यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, उससे वास्तविकता में देखिए तो शहर को बहुत कुछ लेना देना नहीं है। शहर को चाहिए भाई, ये अमन चैन का शहर है। शहर आप ये कह सकते मदमस्त शहर है, अल्लड़पन यहाँ है, ठीक है, लेकिन उतना ही संज्ञान में लोग बैकग्राउंड में अपनी चीजों को रखते हैं। और एक चीज और मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, ठीक है हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी बन गई है, लेकिन हाई प्रोफाइल तो ये बाबा विश्वनाथ के जमाने से हाई प्रोफाइल रही है। वाह, ये भाई बनारस का कार्यक्रम है और सारे बनारसी इसमें सम्मिलित हैं। जी, तो आप यहाँ पे एक चीज और भी देखेंगे कि जो अपनापन आपको मिलता है, जैसे अभी अजय जी ने कहा कि जायद या का गुरु का बात हो, तो अपने बराबरी वालों से लोग गालियां देकर भी बात करते हैं। हाँ। वो इसलिए करते हैं कि भाई हम तुम बराबर हैं। अजय, आपसे पूछूंगा एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि लोग जैसे हमने कहा ना, छोटे बड़े मझौले, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह के नेता आ गए, ऊपर से सब तरह के लोग बाहर से आ गए जो नेताओं के वर्कर बन गए। तो बड़ा मुश्किल होता है, पंडित जी भी इसको समझ रहे होंगे, कि उसमें असली बनारसी को खोजना। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहां से इतना सारा आ गया। आपको लगता है एक जर्नलिस्ट के तौर पे? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, सारी चीजें आ गए हैं, लेकिन उनके जो बोलचाल बनाव या पहनाव है वो पता चल जाता है। क्योंकि बनारस का अगर आप पहचान पूछेंगे तो उसकी भी एक कहावत है कि पहले रगड़ान, फिर निपटान, उसके बाद स्नान, फिर थोड़ा सा मधुर जलपान, और उस पर जमाइए एक बीड़ा पान और पूछिए पहचान, तो लोग कहेंगे कि ई हो राजा बनारस। लाखों श्रद्धालु आते बाबा के दर्शन करने। तो अभी जब चुनाव के समय में आपको पता चल जाता है कि ये सब पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। बिल्कुल, हम आगत का स्वागत करने की परंपरा का निर्वाह करने वाले हैं। हाँ। और जो भी आता है उसका स्वागत है। जहाँ तक ये जो पॉलिटिकल टूर की बात की आपने, तो मैं अगर इसको सकारात्मक दृष्टि से आप देखें तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी हो, कम से कम विश्व पटल पर बनारस का जो गौरव है वो आज चाहे इसी रूप में कम से कम बनारस तो हो रहा है ना चारों तरफ। ब्रेक लेने से पहले जरा काशी पर एक गीत हमारे अमलेश जी और केडी जी का जो बैंड है, भाई ये देखिए, मैं आपको आप लोगों के गाना शुरू होने से पहले जल्दी से एक बात बता दूं कि बनारस भारतीय शास्त्रीय संगीत की अद्भुत परंपरा का गढ़ रहा है। अद्भुत परंपरा। तमाम अनुयायियों की तरह मैंने भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में तबले जैसे वाद्य को सीखना यहाँ पर शुरू किया। कबीर चौरा एक जगह है, बंगाली टोला एक जगह है, यहाँ पर एक पुराना ऑडिटोरियम होता था नागरी नाटक मंडली का, जहाँ पर बड़े से बड़े संगीतज्ञ के लिए कहा जाता था कि अगर वो बनारस के संगीत समझने वालों, बनारस की ऑडियंस के सामने परफॉर्म करके तालियां हासिल कर ले तो उसको सर्वमान्य संगीतज्ञों में गिना जाता था। ये गुदाई महाराज का बनारस है, ये किशन महाराज का बनारस है, ये गिरजा देवी का बनारस है, ये बिस्मिल्लाह खां साहब का बनारस है। तो जैसे पंडित जी ने कहा कि शास्त्र और विद्वानों के साथ साथ ये संगीत के अपार सागर का बनारस है। बनारस पर ही बात हो रही भाई, एक बनारस के लिए अमलेश जी, केडी जी,
अरे जागो देश के वीर जवानों, जागो देश के वीर जवानों, जन जन को जगाना है। तो सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना है। सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना है। जागो देश के वीर जवानों, जागो देश के वीर जवानों, जन जन को जगाना है कि सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना है। सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना। और जो समय चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है और लोग रोटी सेक रहे गंगा के ऊपर। कहना चाहूंगा, अरे बहुत हो चुकी राजनीति, अब राज न करने पाओगे। बहुत हो चुकी राजनीति, अब राज न करने पाओगे। और गंगा नहीं रही तो प्यारे तड़प तड़प मर जाओगे। गंगा नहीं रही तो प्यारे तड़प तड़प मर जाओगे। तो हम सबकी अपनी माँ गंगा, हम सबकी अपनी माँ गंगा, सबको ये समझाना है कि सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना है। सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना। और कहना चाहूंगा कि हर हर गंगे कहता केडी, घर घर गंगे लाना है। हर हर गंगे कहता केडी, घर घर गंगे लाना है। और धर्मनिष्ठ है संत महंतों, सबको आज जगाना है। तो जंजीरों में बंधी है माता, जंजीरों में बंधी है माता, जंजीरों में बंधी है माता, तिहरी मुक्त कराना है। तो सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना है। सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना है। जागो भाइयों जागो, क्या बात है, जागो कि बहनों जागो, जागो भाइयों जागो। तो ये थे अमलेश और केडी जी का हमारा बैंड। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, आप देख रहे हैं ये बहुत ही खास महामुकाबला काशी से, बनारस से, सुर की नगरी से, संगीत की नगरी से, संस्कृति की नगरी से, गंगा की नगरी से। और मैं ये सब शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कोई वोट चाहिए और ये विज्ञापन की तस्वीर है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। बड़ा हमारे बुजुर्ग जो थे यहाँ पर रहने वाले बहुत कुछ बताते थे बनारस के बारे में। कहते हैं दबंगई का शहर है, एक बड़ा पारंपरिक, एक और शब्द है यहाँ लंठई का शहर है। ये बड़ी खास बातें हैं बनारस की, मैं जो आपको बता रहा हूँ। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक बदले हुए हिंदुस्तान के माहौल में गंगा जमनी तहजीब संस्कृति के बनारस में क्या कहीं पर सियासत जो है वो बंटवारे के साए में तो नहीं नजर आ रही है। इस पर हम बात करेंगे खासतौर पर अजय के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जो बात मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे कही, बनारस केस में कहा भाई बरगद की छांव में बड़ा आनंद है, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सब जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत हुई है इस चुनाव में, वो पोलराइजेशन की तरफ लेके गई है पॉलिटिक्स को, यानी कि ध्रुवीकरण की तरफ, हल्के हल्के तरीके से ही सही, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, बंटवारे की तरफ। अब कहे ना ये जुमला बड़ा आसान है कि साहब गंगा जमनी तहजीब का बनारस है, ऐसा बनारस है, वैसा बनारस है, फिर क्या इस तरह की सियासत के लिए कोई जगह हो पाएगी? एक प्रश्न मैंने इन लोगों से पूछा था कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म, मेरे हिसाब से मैं अंग्रेजी का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत भी करते थे कि आप ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। मैं पॉलिटिकल टूरिज्म इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सियासी पर्यटन है, इसका आपको अनुवाद करके बता रहा हूं, ये सबका मिश्रण के लिए क्या बनारस लेबोरेटरी बन रहा है, क्या बनारस टेस्ट केस बन रहा है? अजय, आपको बताएं कि देखिए, जैसे आप अरविंद केजरीवाल आते हैं, सबसे पहले आते हैं वो गंगा में स्नान करते हैं। हाँ। शायद कभी नहीं स्नान किए होंगे, हाँ। लेकिन वो गंगा, अपने दिल्ली रहते हैं, जमुना में नहीं किए होंगे, लेकिन गंगा में स्नान हाँ, करते बहुत हैं। बड़ी बात है, सही बात है। बाबा हाँ, अरविंद केजरीवाल, ये बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं अजय कि क्या अरविंद केजरीवाल ने कभी जमुना में
नहाया होगा, लेकिन गंगा में नहाने के लिए और उसके बाद सारा मीडिया का टीम टम पर रहे, फोटो खींचे उनकी डुबकी मारते हुए, डुबकी से बाहर आते हुए। हाँ। नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो भी पहले सबसे पहले जाते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं। उसके बाद जब वो बोलते हैं यहाँ आकर के अपने नामांकन के समय बोलते हैं कि न मैं भेजा गया हूँ न मैं बुलाया गया हूँ, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। जब वो गंगा की बात करते हैं और उसके बाद वो साबरमती से उसको जोड़ते हैं और आप शहर में जगह जगह, पहले उनकी होर्डिंग में ये लगा रहता था कि अब की बारी मोदी सरकार, लेकिन तुरंत इसके बाद उनकी होर्डिंग्स बदल गई, उसमें अब गंगा की तस्वीरें आ गई, घाट की तस्वीरें आ गई, तुरंत गंगा ने बुलाया जैसे स्लोगन्स आ गए। और उसके बाद गुजरात के पंडित श्रीकांत जी, जो अजय कह रहे हैं कि कभी आपको तकलीफ, इशारे आप ही के पास आते हैं दर्शन कराने, हर बार फोटो वोटो चाहिए कि देखिए मोदी जी पहुंच गए बाबा के दरबार में, केजरीवाल पहुंच गए बाबा के दरबार में, दर्द होता आपको, तकलीफ होती? क्योंकि मकसद तो इनका वोट है, इनका मकसद कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के तो फैसला हुआ नहीं कि गंगा ने मोदी को बुलाया है इसलिए मोदी जी आ जाए बनारस में। नहीं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम इसी बहाने इसको मुद्दा तो बना रहे हैं लोग। ठीक है, अभी तक गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। हाँ। लेकिन इसके पहले गंगा एक्शन प्लान आया, कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय नदी घोषित हो जाने के बाद भी इसमें जो मूलभूत आवश्यक कार्य होने चाहिए थे, कम से कम राजनीतिक दृष्टि से अगर कोई मुद्दा बना रहा है इसको, तो अगर मुद्दा जब तक कोई विषय बनेगा नहीं तब तक उसमें कुछ भी समाधान होना नहीं है। दीपक जी, देखिए, बनारस में बड़ा अघोर पंथ का भी बहुत वर्चस्व है, अघोरी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और बनारस की मस्ती अघोर पीठ के साथ, फिलॉसफी के साथ थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। हम प्यार भी बहुत करते हैं और जब हम पीछे पड़ जाता है बनारसी किसी के तो वो छोड़ता भी नहीं है उसको। हाँ, तो जितनी बातें ये हो रहे हैं, जितनी बातें ये हो रही हैं, हाँ। थोड़ा घबराइए, क्योंकि बनारसी आदमी जब अपनी औकात पे आ जाता है हाँ। तो दौड़ाने लगता है। बहुत बढ़िया बात बोली दीपक जी ने, ये नेतागढ़ सुन लें, थोड़ा घबराइए, जब बनारसी अपनी औकात पे आ जाता है तो ये जितने नारेबाजी, पेड एडवर्टाइजिंग है, इस सब की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। देखिए, सबसे पहले तो नौजवानों के बारे में आपने बातचीत की, तो एक बहुत अच्छा जो इस बार इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसमें हमारे 7.5 लाख 8 लाख नए वोटर्स ऐड हुए हैं जो कि सारे नौजवान हैं। हाँ। अब नौजवानों को ये नहीं समझ में आता कि साहब 1986 में राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान के तहत मां गंगा को साफ करने की बात कही। उसके पश्चात 28 साल बीत गए, अभी तक सिर्फ हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ये करना है वो करना है। दूसरी तरफ एक तरफ एडवर्टाइजमेंट में शो किया जा रहा है कि साहब ये देखिए साबरमती का रिवर फ्रंट ऐसा था और मोदी जी के आने के बाद ऐसा हो गया। काशी के घाट शायद ऐसे हैं, इनके आने के बाद शायद ऐसे हो जाएंगे। कोई भी बाहर का मॉडल इस मॉडल में नहीं चलने वाला। बनारस किसी की नकल नहीं होना चाहिए। हाँ जय, देखिए, इस बार जो बात हो रही है कि इतने सालों से बनारस का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो बनारस की सड़कें बहुत खराब थी, जो गलियां बहुत खराब थी, जो सारी चीजें जो बहुत खराब थी, उन खराब चीजों में लोगों को लगने लगा कि एक विकास का एक मॉडल दिया, लेकिन अभी कैसे बदलेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या बनारस की वो गलियां रह जाएंगी जो पक्का महल की गलियां हैं, जो वो सारी चीजें हैं, उनको देखना होगा। हाँ। वक्त हमारे लिए, मैं आऊंगा सर, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। उसके बाद हम खास तौर पर बनारस की 2-3 बातें बहुत प्रबल हैं, जैसे पंडित जी ने कहा कि पुरानी संस्कृति है, पुराने के साथ समय का बदलाव होता है, नए का उसमें मिश्रण होना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान का 2 हिस्सा बिल्कुल साफ नजर आता है, सांस्कृतिक बदलाव से, गलत मेरे शब्दों को मत लीजिएगा, 2 हिस्सा, कि एक नौजवान है जिसकी उम्मीदें और एस्पिरेशंस काफी अलग हैं, और एक पुराना व्यक्ति है जो अपनी सोच और विचारधारा के हिसाब से चल रहा है। जब एक पारंपरिक शहर में, जब एक धर्म से जुड़े शहर में, जब एक साहित्य से जुड़े शहर में आप होते हैं, जो काशी है, जो बनारस है, तो हम अगले हिस्से में बात करेंगे कि फिर नौजवान की आवाज यहां किस तरह की निकल कर आती है, उस पर हम फोकस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक में जाने से पहले मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था वो बहुत जरूरी है। तो हम सब जानते हैं एक नौजवान पौध है, तो ये नौजवान पौध पूरे हिंदुस्तान में है, बनारस उससे क्यों अछूता रह सकता है। पारंपरिक शहर है, कोई बच्चा बड़ा होता है शहर में
तो शहर की खूबसूरती है कि शंखनाद सुनता है, ब्राह्मणों को देखता है, गंगा के तट पर भी जाता है। ये सब कुछ उसकी छोटी उम्र का एक एहसास होता है, लेकिन बदलते हिंदुस्तान में वो बड़ा हो रहा है। वो सब कुछ उसको भी चाहिए जो किसी नौजवान के सपने में होता है। इस बदलाव से, ये सियासत का पॉइंट नहीं खाली, इस बदलाव से बनारस कैसे डील करेगा? पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कोई नौजवान है, 18 वर्ष की उसकी आयु है, और वो बदलते हिंदुस्तान की चकाचौंध आज टेलीविजन पर बाकी माध्यमों में देखता है। बनारस एक परंपरा का शहर है, उसको क्या सीख देंगे आप? हम समझते हैं कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, इवन कि आप पत्रकारिता का क्षेत्र ले लीजिए, हाँ। शीर्ष पर बनारस के लोग हैं। खेल का क्षेत्र ले लीजिए, ऊपर तक बनारस, संगीत का क्षेत्र ले लीजिए, तो हम नहीं समझते हैं कि कहीं कोई दीनहीन भावना से यहाँ जी रहा है। यहाँ परिपूर्ण है व्यक्ति। और दूसरी बात यह है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना ठीक है और दूसरे के धर्म को अपनाना ये कष्टकारक होता है। तो अगर यहाँ पर बनारस की संस्कृति में जिया है, पैदा हुआ है, अपने मूल को पकड़ा है वो, तो निश्चित रूप से उसको ब्याज भी मिलेगा। नौजवान को भी हम समझते हैं कि बहुत दीनहीन होकर के जीने की आवश्यकता नहीं है। हाँ? वो अपने पीछे देखेगा तो एक बहुत बड़ी फौज, एक लंबी फहरिस्त दिखाई पड़ेगी, जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज उसको दिखाई पड़ेंगे, उनसे प्रेरणा लेगा वो। आप एक नौजवान के तौर पर आप इस शहर से जुड़े रहे, बदलाव उसकी भी एस्पिरेशन, मैंने कहा वो बाकी के हिंदुस्तान को देख रहा, पूरा अधिकार है उसको, पूरा अधिकार है उसको कि वो भी उस हिंदुस्तान का हिस्सा बने। देखिए, यहाँ का जो नौजवान है, जो हमने समझा है, जब मैं यहाँ आया और आकर के जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया, बहुत से लोगों से बात किया, तमाम यहाँ बीएचयू की आईआईटी है, उन लोगों से बात किया, आईआईटीएंस हैं, उन लोगों से बात किया, तो सब ये चाहते हैं कि बनारस की प्राचीन संस्कृति को बचाते हुए इस शहर को मॉडर्न करना, इसको मॉडर्नाइज करना, इसके मूल स्वरूप को छेड़छाड़ न करके इसके मूल स्वरूप के साथ करना। यही वजह है कि अकेला बनारस ऐसा शहर है, मैं समझता हूं जहां तक, कि प्रोफेसर यूके चौधरी के अंडर में आईआईटीएंस 54 ऐसे आईआईटीएंस हैं जिन्होंने सिर्फ गंगा पर पीएचडी की है। दीपक, आपसे पूछूंगा, शिक्षा जैसे नौजवान के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? शिक्षा, उसके बाद रोजगार आता है। आसपास के गांवों में भी मैं खूब घूमा हूं, कोई तस्वीर बदली नहीं है। मेरी पहली बनारस की यात्रा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। क्या होने की जरूरत है? देखिए, बनारस शिक्षा के मामले में बहुत आगे है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटीज़ तो है ही हैं, सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस हैं। ये एजुकेशन का, एक मॉडर्न एजुकेशन का भी हब बनता जा रहा है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से हज़ारों बच्चे यहाँ कोचिंग के लिए, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बनारस के बच्चे कहीं से कम नहीं हैं। जो फ्यूजन बनारस दे रहा है, कल्चर का फ्यूजन दे रहा है, मॉडर्नाइजेशन तो हमको लेना है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं लेना है। सफ़ेद साफ संकेत है, लैपटॉप खोलो लेकिन दादाजी का चरण स्पर्श करने के बाद खोलो। दादाजी का ये मिश्रण हो सकता है? ये हो सकता है, बनारस में है। बनारस में बिल्कुल है, मेरे स्टूडेंट्स में खोलो, ये बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, लैपटॉप खोलो लेकिन दादाजी का चरण स्पर्श करने के बाद। आलोक, क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव नहीं। ये आपको प्रत्येक विद्यालय में, चाहे आप स्कूल लेवल पर जाएं, कॉलेज लेवल पर जाएं, विश्वविद्यालय लेवल पर जाएं, एकमात्र ऐसा स्थान पूरे विश्व में मैं कहूंगा ऐसा मिलेगा जहां आज भी अपने गुरुजनों का स्वागत उनके चरण स्पर्श के द्वारा होता है। इसी चीज को कैसे आप रेजोनेट कराते हैं मॉडर्न चीजों से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे आने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ, जो पॉलिटिकल टूरिज्म की बात हम कर रहे हैं, वो टूरिज्म करके यहाँ ये पे तो चुनाव के बाद चले जाएंगे जी। ज्ञान का शहर है और मेरा नाम अभिज्ञान है, तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बड़ा आनंद आ रहा है ये बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर। ज्ञान के मतलब मेरे नाम में तो बिना मतलब का ज्ञान जुड़ा है, लेकिन ज्ञानियों के साथ बैठकर बातचीत करने का, और आखिर में कुछ जम के मस्ती हो, संगीत हो। और हमेशा इस कार्यक्रम की खासियत रही है, आपका बहुत स्नेह, प्यार और सम्मान मिलता है, फीडबैक मिलता है मुझे। और इस कार्यक्रम की खासियत रही है कि हम समाधान की बात करते हैं। इनको खाली नेताओं के ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति से, आलोक जी हैं, दीपक जी हैं, अजय हैं हमारे साथी, पंडित जी, कि इनके हिसाब से एक बड़े परिवेश में हम देखें जहां
प्राचीनता की अहमियत रहे, जैसा अजय कह रहे हैं, और आधुनिकता का आगे का रास्ता रहे, बनारस का समाधान। सुनिए, जानिए इस प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ, और कुछ थोड़ी बहुत ढोलक भी वापस हो। तो बनारस के सारनाथ में हम बैठे हैं। इतनी पावन जगह है ये, बरगद के पेड़ के नीचे। समाधान की हम बात करेंगे। हर चीज मैं तो हमेशा से मानता हूं कि नागरिक के पास जो ताकत होती है, नागरिक के पास जो अधिकार होता है, नागरिक के पास जो हौसला होता है, उसके आगे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं टिकता। अगर हम जज्बे की बात करें तो बनारस उन लोगों का शहर है जिन्होंने लेखनी से इतिहास बदल दिया, संगीत से दिशाएं बदल दी। तो यकीन मानिए, ये जो नेता वेता चुनाव में आए हैं यहाँ पर अपनी जोर आजमाइश के लिए, बड़ा कम फिर उनको ज्ञान है काशी का। जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। काशी का समाधान क्या है? पंडित जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि 50 साल आगे की काशी आप देख रहे हैं तो अच्छा, भविष्य की काशी। भविष्य की काशी। तो उसके लिए यह है कि जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसको संग्रहित करके मूल को अपने पकड़ के अगर चलेंगे तो जो यहाँ पर तमाम औद्योगिक और इन सब चीज़ों का विकास होना है, सड़कों का विकास होना है, यातायात का विकास होना है, प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है, ये सब जो शासन में और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को लाना पड़ेगा। और उसके साथ क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक ताकत है कि उसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत संपदा भी है अपने पास, धन की भी कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो अगर विकास हम करना चाहेंगे तो इसका खाका खींचना पड़ेगा। आधार आध्यात्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक आधार होगा, माध्यम जो है वो आधुनिक हो सकता है। चना चबैना गंग जल जो पूर्वय करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। देखिए, काशी में कोई भी चीज जो है वो प्रवाहमान होनी चाहिए, वो बहती रहनी चाहिए। बनारस में आकर गंगा भी उत्तर वाहिनी हो गई, लिहाजा उत्तर की दिशा से या हमारा जो विकास का जो मॉडल है वो आना चाहिए, हमारा जो वो प्रवाहमान होना चाहिए। और आज से 600 साल पहले कबीर ने इसे अपने दोहों के माध्यम से कह डाला था। और उस समाज की रूढ़ियों में मत जकड़िए, किसी चीज को एक बंधन में मत बांधिए। ये 600 साल पहले कबीर ने कहा था, क्योंकि ये सभी कबीर का शहर है कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजूं पहाड़, ताते तो यह चाक भली पीस खाए संसार। और मुसलमानों के लिए कहा कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये है कि एक रूढ़िवादिता के जकड़ को तोड़ो। दीपक, सबसे जरूरी है अपने आप को बदलना। हर काशीवासी को, हर बच्चे को, हर युवक को, हर व्यक्ति को अपने आप को बदलना सबसे जरूरी है। क्योंकि जो भी बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड जो बात कही गई है, वो अगर काशी के लोग अपनाएं उसको, और केवल काशी की तारीफ हम करते रहें, और जो कमियां हैं हम लोगों में उसको न देखें, जो गंदगी हम जगह जगह कभी करते हैं उसको न हटाएं, जो घाटों में पानी हम गिराते हैं, जो नालों से 38 नालों से हम पानी गिरा रहे हैं, जो धोबी हम गंगा किनारे धो रहे हैं, जो गधों को वहाँ पे हम चराते हैं, और जो शव हम गंगा में गिराते हैं, जो गंदगी करते हैं हम लोग खुद, उसके ऊपर भी हमको एजुकेट होना पड़ेगा। उसके ऊपर भी हमको, मैं तो एक ही शब्द कहूँगा, काशी का समाधान, जागो बनारस। जागो बनारस। क्या बात है आलोक जी? एक सोल्यूशन है स्पिरिचुअल एंड ट्रांसेंडेंटल अवेकनिंग। खुद को जगाइए। वैसे ये शहर ऐसा है कि ये जागृत शहर है। ये बड़ी बढ़िया बात हमारे 4 ज्ञानी लोगों ने कही। भाई, क्या बदलना चाहिए बनारस में? केडी और अमलेश जी के साथ हम इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। जरा कुछ कस के सुना दिया जाए भाई। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। और हमारे साथ में संगत कर रहे हैं एनडीटीवी से अभिज्ञान भैया। मैं भैया को प्रणाम करता हूँ, पहले बार ये अवसर मिला है। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा, और शंकर अविनाशी। तो
बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला आवेला आवेला, बाबा का दर्शन पावेला, भोला का दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला, भोला का दर्शन पावेला। बम भोला के मस्त नगरिया, बम भोला के मस्त नगरिया, देव यहाँ के वासी। क्या बात है। तो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जहाँ भंगिया का भोगवा लागेला लागेला लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। तो माँ गंगा के गोद में बसते, माँ गंगा के गोद में बसते जोगी संत सन्यासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव। तो ये है बनारस, ये है बनारस की मौज, ये है बनारस की मस्ती, ये है बनारस का संगीत, ये है बनारस की संस्कृति। और मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश बनारसी। जिस कबीरदास जी के दोहे पर मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसी पर खत्म करूंगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। काशी जैसी नगरी कोई और नहीं है। कान खोल कर नेता लोग सुनिए। मैं अभिज्ञान प्रकाश बनारस से इस महामुकाबला के लिए।